Hello friends, in this video we will discuss the in-chapter questions of the chapter Matter in Our Surroundings. So we'll start with the page 3 questions and this is the solution for question number 1. Which of the following are matter? तो हमें यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स दी हुई है और हमें बताना है कि उनमें से कौन सा मैटर है या नहीं. सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. तो अब ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको हम दो चीज़ों में क्लासिफाई करेंगे, मैटर एंड नॉट मैटर. तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ चेयर. अब चेयर आप लोग अपने रूम में देखा होगा. इट इज़ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. इसका मास भी होता है. इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. ये रिजिड होती है. तो मैटर के अंदर हम चेयर को क्लासिफाई कर सकते हैं. अगला पॉइंट है एयर. अब एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. गैसेस भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उनका भी मास होता है. गैसेस आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर. तो एयर को भी हम मैटर वाली क्लासिफिकेशन में रखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है लव. नाउ लव इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अफेक्शन. तो जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय आवर माइंड. ये मैटर नहीं होते. दीज डू नॉट हैव स्पेस और मास. ठीक है, इनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती, इनका कोई मास नहीं होता. दीज आर जस्ट परसेप्शंस ऑफ आवर ब्रेन. तो लव जो है इट इज नॉट मैटर. अगला पॉइंट देखते हैं स्मेल. स्मेल जो है इट इज अ परसेप्शन ऑफ ओडर और सेंट ऑफ समथिंग थ्रू द नोज बाय मीन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स. बेसिकली कोई सब्सटेंस जब ऑल्फैक्टरी नर्व्स के कांटेक्ट में आता है हमारी नोज के अंदर तो एक स्मेल का परसेप्शन क्रिएट होता है. वो स्मेल प्लेजेंट भी हो सकती है, अनप्लेजेंट भी हो सकती है, बट जो स्मेल का कॉन्सेप्ट है इट इज मेयरली अ सेंसेशन विच इज फेल्ट बाय आवर ब्रेन. तो स्मेल जो है इट इज ऑल्सो नॉट मैटर. नेक्स्ट पॉइंट है हेट. हेट इज अगेन अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक. तो फीलिंग्स जो है दे आर नॉट काउंटेड एज मैटर. इनका कोई मास या वॉल्यूम नहीं होता है. अगेन अ परसेप्शन ऑफ आवर ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट है आलमंड्स. एज यू कैन सी दीज हैव मास and they occupy space. These are solid form of matter. तो almonds को हम matter में classify करेंगे. Next thought. Again thought is an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind. तो ये भी एक mind की creation होता है. So thought is again not matter. आगे cold. Cold is again a perception of low temperature. Hot और cold जो हैं these are sensations a way by which our body senses temperature in its surroundings. तो अगेन कोल्ड जो है इट इज नॉट मैटर. ठीक है, कोल्ड का कोई मास नहीं होता, कोई इसकी वॉल्यूम नहीं होती. नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर. यूजुअली लिक्विड्स की फॉर्म में होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स. उसके अंदर थोड़ी बहुत गैस भी मिली हुई हो सकती है. तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसको मैटर में क्लासीफाई करेंगे. लास्ट पॉइंट इज स्मेल ऑफ परफ्यूम. अब स्मेल जो है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इट इज अ परसेप्शन ऑफ ओडर और सेंट ऑफ समथिंग थ्रू द नोज बाय मीन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स. तो स्मेल जो है वो हमारे जो नोज जो है उसकी नर्व्स परसीव करती हैं कि किसी मैटर का स्मेल कैसा है. इट इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. तो परफ्यूम जो है वो मैटर है. ठीक है, परफ्यूम की बॉटल के अंदर लिक्विड होता है जिसको हम स्प्रे करते हैं तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ये गैस के पार्टिकल्स जब हमारी नोज तक पहुंचते हैं व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑल्फैक्टरी नर्व्स तब एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है ऑफ प्लेजेंट स्मेल. ठीक है, आपको परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है. तो परफ्यूम तो मैटर है लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो स्मेल का ही पार्ट है. इट इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ अवर ब्रेन. तो स्मेल ऑफ परफ्यूम को हम नॉट मैटर में क्लासिफाई करेंगे. तो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Moving on to question number 2 on page 3. Give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. तो जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल बहुत जल्दी हम तक पहुंच जाती है, काफ़ी दूर डिस्टेंस पे भी. लेकिन अगर ठंडे खाने को आपको स्मेल करना है तो यू हैव टू गो वेरी क्लोज टू द कोल्ड फूड. इसके पीछे क्या रीज़न होता है ये हमें अभी डिस्कस करना है. तो सबसे पहले स्मेल की डेफिनेशन देख लेते हैं. टू परसीव द ओडर और सेंट ऑफ समथिंग थ्रू द नोज बाय मीन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स. इसका मतलब है हमारे नोज में जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं उसके कांटेक्ट में अगर कोई सब्सटेंस आता है तो वो नर्व्स उस सब्सटेंस की ओडर को या उस सब्सटेंस की सेंट को परसीव करती हैं बाय सेंडिंग सम सिग्नल्स टू आवर ब्रेन. तो जब खाने में कुछ वॉलेटाइल फूड पार्टिकल्स होते हैं
ठीक है, खाने में बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, उसमें से कुछ सब्सटेंसेज आर वोलेटाइल, वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस के पार्टिकल्स रैंडमली बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं एंड दीज पार्टिकल्स रीच अवर नोजेस। तो फिर उन पार्टिकल्स को हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं, गिविंग अस अ सेंस ऑफ स्मेल। तो जब हम खाने को गर्म करते हैं तो फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं दे गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे आर एबल टू ट्रेवल टू फर्दर डिस्टेंसेस एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। तो हॉट फूड में बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और वो पार्टिकल्स एयर में बहुत स्पीड से मूव करते हैं। यही रीजन है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Now we will discuss question number 3 on page number 3. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो हमने देखा है कि डाइवर जब स्विमिंग पूल के अंदर जंप करता है तो वाटर के सरफेस को पार करते हुए ही रीचेज इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर। इसके पीछे रीजन क्या है ये हमें देखना है। सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, गैस पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, जबकि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस होता है। लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो गैस पार्टिकल्स और सॉलिड पार्टिकल्स की स्पेसेस के कंपैरिजन में बीच में आती हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कट थ्रू सॉलिड्स बट वेरी इजी टू कट थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, बकेट में आप पानी रखिए एंड यू कैन वेरी इजीली मूव योर हैंड इनसाइड वाटर। आप वाटर के सरफेस को कट करते हुए उसके अंदर अपने हैंड को बहुत आसानी से मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर एक सॉलिड वुडन टेबल है तो योर हैंड कैन नॉट कट थ्रू दैट टेबल इजीली। तो ये सब के पीछे द मेन रीजन वाज दैट द स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो दिस वाज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. In question number 4 on page 3, we have to discuss what are the characteristics of the particles of matter. तो हमने बुक में क्लियरली पढ़ा है अभी, the characteristics of particles of matter are number 1, particles of matter have space between them. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सॉलिड्स के केस में स्पेसिंग कम होती है, लिक्विड्स के केस में थोड़ा सा ज्यादा होता है और गैस पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कॉन्टिन्यूस मोशन होता रहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड्स के केस में ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सबसे ज्यादा होती हैं, लिक्विड्स के केस में सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं और गैसेस के केस में दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर द लीस्ट। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं। So these are the 3 main characteristics of the particles of matter. Now let us move on to page number 6 and discuss question number 1 on that page. यहाँ पर density की definition दी गई है पहले, the mass per unit volume of a substance is known as density. Now we have to arrange the following in order of increasing density. तो यहाँ पे हमें कुछ मैटर के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। और इन सबको हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी की ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे कम डेंसिटी वाली टर्म को पहले लिखेंगे और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले सब्सटेंस को सबसे लास्ट में हमें लिखना है। तो यहाँ पे चालू करते हैं। इसमें आप नोट करेंगे कि यहाँ पे एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो है दीज आर गैसेस। गैसेस की डेंसिटी इन जनरल सबसे कम होती है। तो डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। तो चिमनीज में से जो एग्जॉस्ट आता है इट इज कंप्राइजिंग ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस विच आर मिक्स टुगेदर अलॉन्ग विद ऐश। तो ये सब जो गैसेस होती हैं और साथ में ऐश मिक्स होता है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसीलिए चिमनीज से निकलने वाला एग्जॉस्ट सराउंडिंग्स में जाके सेटल हो जाता है बिकॉज इट इज डेंसर दैन एयर। आगे हम यहां पर देखेंगे कि वी हैव गॉट हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। इसमें से हम नोट करेंगे कि जो वाटर है और कॉटन है इनकी डेंसिटी काफी हद तक कंपेरेबल है। अब इनके केस में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ कॉटन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड ऑफ कोर्स कॉटन सॉलिड होता है, एयर और एग्जॉस्ट से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है।
कॉटन जो है इट इज अ पोरस सब्सटेंस, इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से कॉटन के सैंपल का जो टोटल वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है एंड इट इज लेस डेंस देन वाटर। अब यहाँ पर हमने एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, वाटर और कॉटन को देख लिया है। आगे हनी और चॉक को देखते हैं। अब वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, उसके कंपैरिजन में हनी जो होता है इट इज मच डेंसर। हनी की डेंसिटी अराउंड 1.4-1.5 ग्राम्स पर ml की रेंज में होती है। इट इज 1.5 टाइम्स मोर डेंस देन वाटर। इसीलिए पानी के अंदर अगर हम हनी को मिक्स करते हैं तो हनी जो है उसके बॉटम में जाके सेटल हो जाता है। हनी के कंपैरिजन में चॉक की डेंसिटी ज़्यादा होती है। चॉक की डेंसिटी 2 से 2.5 ग्राम्स पर ml तक होती है। तो इट इज़ मच मोर डेंसर देन दीज प्रीवियस आइटम्स। और लास्ट में हमारे पास बचा है आयरन। आयरन की डेंसिटी इन सब आइटम्स में सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ अराउंड 7.5 टाइम्स मोर डेंस देन वाटर। तो इन सभी पॉइंट्स के कंपैरिजन में आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। So this is the increasing order of densities for the given items. एयर की डेंसिटी सबसे कम है, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, उससे ज़्यादा डेंस कॉटन है, उससे ज़्यादा डेंस वाटर, देन डेंसिटी ऑफ हनी आएगी, उसके बाद डेंसिटी ऑफ चॉक एंड फाइनली डेंसिटी ऑफ आयरन. So this was the discussion of question number 1. Let's now discuss question number 2 on page 6. The first part says tabulate the differences in the characteristics of states of matter. तो जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, उनके डिफरेंसेस हमें टेबल में एक्सप्रेस करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट उनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। लिक्विड जिस भी कंटेनर के अंदर प्लेस्ड होता है उसकी शेप एक्वायर कर लेता है। गैसेस की ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही उनकी वॉल्यूम होती है। कंटेनर में जितनी भी वॉल्यूम अवेलेबल होती है गैस उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। लिक्विड्स को भी काफी हद तक कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। दे आर कंप्रेसिबल बट टू अ वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप गैसेस को कंटेनर्स में प्रेशर की मदद से कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन नॉट मूव फ्रीली। लिक्विड्स के पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि गैसेस के पार्टिकल्स दे आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन इन हाई स्पीड्स। तो गैसेस के पार्टिकल्स हाई स्पीड के साथ कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं दे हैव वेरी लिटिल स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होती है। इसीलिए आप लिक्विड्स और गैसेस को उनके थ्रू आराम से कट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन इजीली मूव थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस, जबकि सॉलिड्स को कट करके उनके थ्रू मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास रहते हैं। लिक्विड्स में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उन पे पार्टिकल्स के बीच में वो कम होती है। और गैस के पार्टिकल्स में देयर इज द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज आर द मेन 5 differences between the properties of states of matter. Now let us move on to the B part where we have to comment upon the following terms. हमें बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं, उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले रिजिडिटी को डिस्कस करेंगे। रिजिडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट चेंज इन शेप। सॉलिड्स आर हाईली रिजिड whereas liquids and gases are not. लिक्विड्स और गैस जो हैं वो आराम से फ्लो कर सकते हैं, आप उनके पाथ को बेंड भी कर सकते हैं, जबकि सॉलिड्स जो हैं वो अपनी शेप को रिटेन रखते हैं। आप मान लीजिए जिस चेयर पे बैठते हैं या जिस टेबल पे आपकी नोटबुक्स रखी हुई हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप मैटर को अगर पुश करते हैं, उसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो अगर उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है देन वी से दैट द सब्सटेंस इज कंप्रेसिबल। अब सॉलिड्स जो होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्रेस देम फर्दर कंपेयर टू देयर गिवन शेप। जबकि लिक्विड्स जो हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स। लिक्विड्स भी काफ़ी हद तक इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं। जबकि गैसेस जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। उनके बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से गैस पार्टिकल्स को पुश करके दोनों तरफ से आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट फ्लूइडिटी की बात करेंगे। फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, कोई सब्सटेंस फ्लो कर सकता है तो उसको फ्लूइड कहते हैं, एंड दैट इज व्हाई लिक्विड्स एंड गैसेस आर क्लासिफाइड एज फ्लूइड्स। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। आगे बात करेंगे फिलिंग अ गैस कंटेनर की। तो गैसेस जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। उनको आप किसी छोटे से कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करके कंप्रेस कर सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो कुकिंग गैस सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर आपकी कुकिंग गैस जो है इट इज कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड। आगे मूव ऑन करेंगे, शेप की बात करते हैं। शेप इज द डेफिनेट बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है, वो रिजिड भी होते हैं, अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं, जबकि लिक्विड्स एंड गैसेस दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर स्टोर्ड इन। आप वाटर को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शेप एक्वायर कर लेता है, आप उसको बड़े जग में रखेंगे तो जग की शेप एक्वायर कर लेता है। गैसेस तो पूरा कंटेनर जो होता है उसके अंदर जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। आगे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक मतलब मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मोशन की वजह से जो एनर्जी पार्टिकल पोजेस करता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है। दे आर मोर और लेस फिक्स्ड टू देयर पोजीशंस, वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे, जबकि गैस के पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। गैस के पार्टिकल्स जो हैं रैंडम डायरेक्शंस में बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। लास्ट हम टर्म देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड्स की डेंसिटी यूजुअली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, और लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है। गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है, सॉलिड्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इनफैक्ट वुड जो है, वुड की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वुड वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। So this was the discussion for question number 2 on page number 6. Now we will discuss question number 3 on page 6. Give reasons. इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। The first part says a gas fills completely the vessel in which it is kept. अब गैसेस जो होती हैं उनके पार्टिकल्स रैंडमली बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। There is very little attraction between these particles. गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है और हाई स्पीड से हर रैंडमली पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। इसीलिए गैस जो है इट कंप्लीटली फिल्स द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो कंटेनर के अंदर जितनी भी स्पेसेस अवेलेबल होती हैं वहां पर गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं और उनको किसी ना किसी मोमेंट पर ऑक्यूपाई करते हैं। बी पार्ट देखेंगे, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ए पार्ट की तरह डिस्कशन चालू करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव अबाउट रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड्स। अब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हुए पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को भी स्ट्राइक करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी स्ट्राइक करते हैं। तो जब पार्टिकल्स हाई स्पीड से वॉल पे टकराते हैं तो वॉल के ऊपर दे एक्सर्ट सम फोर्स, एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं एंड दैट इज व्हाई दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट। अब आगे मूव ऑन करेंगे। सी पार्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो एक वुडन टेबल जो होती है उसका एक डेफिनेट मास होता है, उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है और इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। टेबल जो है इट इज रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ये जो सभी प्रॉपर्टीज हैं दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। दैट इज व्हाई वुडन टेबल इज क्लासिफाइड एज अ सॉलिड, इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब लास्ट पार्ट पे मूव करेंगे। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Similar question हमने डाइवर और स्विमिंग पूल के केस में भी डिस्कस किया था। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत बड़ी स्पेसेस होती हैं, तो उन एम्प्टी स्पेसेस के थ्रू हम अपने हैंड मूव कर सकते हैं, और अगर कुछ एक पार्टिकल्स स्ट्राइक हो भी जाते हैं हमारे हैंड से तो वो बाजू की एम्प्टी स्पेसेस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। So we can easily displace gases and move our hands through the gas. तो इसीलिए हम एयर के अंदर अपने हैंड को इजीली मूव कर सकते हैं। इनफैक्ट सिमिलरली हम वाटर की बकेट के अंदर भी अपने हैंड को मूव कर सकते हैं, जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी काफी स्पेसेस
होती हैं। लेकिन सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं, इस केस में वुड का डिस्कशन हो रहा है, तो वुड का जो सैंपल है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होती है एंड दीज पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। इसीलिए वुड के थ्रू हमारे हैंड को पार कराना, उसके थ्रू मूव कराना बहुत डिफिकल्ट है। एक ट्रेन्ड कराटे एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है, तभी वो वुड के पीस को ब्रेक करके उसके थ्रू अपने हैंड को मूव करा सकता है। तो डिस्कशन जो था दैट वाज अबाउट द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, तो उनके थ्रू हम अपने हैंड को मूव करा सकते हैं। लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव अवर हैंड थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Let us now discuss question number 4 on page 6. Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. तो यूजुअली जो है लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है। इसके पीछे रीजन हमें पता है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में कम एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से सेम मास ऑफ लिक्विड विल ऑक्यूपाई मच लार्जर वॉल्यूम, तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब आइस जो है वो एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो अगर हम आइस और वाटर का सेम मास कंसिडर करेंगे तो आइस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी और वाटर की वॉल्यूम कम होगी, क्योंकि आइस में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा हैं। तो डेंसिटी की डेफिनेशन देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें डेंसिटी पता चलती है। तो फॉर द सेम मास आइस के केस में वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेंसिटी की वैल्यू कम आएगी। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो फाइनल आंसर है वो दूसरे आंसर से कम आएगा। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं ओशन के अंदर ये जो आइस का बहुत बड़ा चंक है ये फ्लोट कर रहा है, कुछ पार्ट इसका नीचे है, कुछ पार्ट ऊपर है। इनफैक्ट आगे फिजिक्स में एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से देख सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट सिंक होंगे, और अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो उसकी कितना पार्ट लिक्विड के सरफेस के ऊपर रहेगा और कितना पार्ट लिक्विड के सरफेस के नीचे रहेगा। ये सभी कैलकुलेशंस डेंसिटी की मदद से आगे हम निकालना सीखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमने देखा है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो वाटर से कम होती है और इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. वी विल नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 9 एंड स्टार्ट द डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 1. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. तो हमें दो अलग अलग टेम्परेचर्स दिए गए हैं, केल्विन की यूनिट्स में इन्हें एक्सप्रेस किया गया है और इन्हीं टेम्परेचर को हमें सेल्सियस स्केल में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो हम उस वैल्यू में 273 ऐड कर देते हैं और उससे हमें टेम्परेचर इन केल्विन पता चल जाता है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो उस रीडिंग में से हम 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर की यूनिट्स जो है उसके अंदर का कन्वर्जन करने का तरीका है। अब इस क्वेश्चन में दोनों टेम्परेचर्स केल्विन में दिए हुए हैं, तो हम सेकंड रिजल्ट यूज करेंगे जहां टेम्परेचर इज गिवन इन केल्विन और उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करने से आता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27। तो सेम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 27 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली बी पार्ट में टेम्परेचर 573 केल्विन दिया हुआ है, तो हम 573 में से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहां हमने दोनों पार्ट्स में गिवन टेम्परेचर को केल्विन स्केल की जगह डिग्री सेल्सियस स्केल में एक्सप्रेस किया है। दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now we will discuss question 2 on page 9. What is the physical state of water at 250 degree Celsius and 100 degree Celsius? तो हमें टेम्परेचर की दो वैल्यूज दी हुई हैं और उस पर हमें वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा या गैशियस फॉर्म में होगा। तो एक बार मैं सारे केसेस पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सराउंडिंग्स में, तो वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको हम आइस बोलते हैं।
अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर जो है सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इस टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो जो सॉलिड फॉर्म है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो जब तक सारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और ये जो अमाउंट ऑफ हीट होती है जिसकी मदद से सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बार सारा सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा। तो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर हो तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट वाटर जो टर्म है वो यूजुअली लिक्विड फॉर्म के लिए ही यूज की जाती है। सॉलिड फॉर्म के लिए हम कॉमनली आइस यूज करते हैं, जबकि गैशियस फॉर्म के लिए वी यूज द टर्म स्टीम। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड और गैशियस दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस टेम्परेचर पे वाटर को अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट गेन करता रहेगा जब तक सारा लिक्विड फॉर्म जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो जो एनर्जी से सारा आपका जो सैंपल है वाटर का वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद कन्वर्जन के बाद आप और हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर जो स्टीम का है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पर वाटर जो है इट एग्जिस्ट इन द गैशियस फॉर्म। तो ये पांचों केसेस हमने देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है 250 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस 100 से ज़्यादा है, यानी कि वाटर जो है वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड पार्ट में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड और गैशियस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ए पार्ट का आंसर है वाटर विल बी इन गैशियस स्टेट। बी पार्ट का आंसर है वाटर विल बी इन लिक्विड एज वेल एज गैशियस स्टेट। So this is the discussion for question number 2. Now we will discuss question number 3 on page 9. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? तो कोई भी सब्सटेंस हो जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या वाइस वर्सा लिक्विड जो है वो फ्रीज होके सॉलिड बनता है, या फिर कोई लिक्विड बॉयल होके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या कोई गैस जो है वो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इन सभी प्रोसेसेस के दौरान टेम्परेचर जो है इट रिमेन्स द सेम। इसके पीछे रीजन देखते हैं कि अगर आप किसी सब्सटेंस को मेल्ट या बॉयल करा रहे हैं तो जितनी भी हीट आप सप्लाई करते हैं ऑल दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं और इन फोर्सेस को ओवरकम करने में हीट यूज अप हो जाती है। जब ये सभी फोर्सेस को हम ओवरकम कर लेते हैं तो वो जो सॉलिड है इट कंप्लीटली मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। सेम डिस्कशन हम बॉइलिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो जब स्टेट चेंज का प्रोसेस चल रहा होता है तो सारी हीट कहाँ यूज अप हो जाती है? इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो हीट है ये टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। सारी हीट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग जाती है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक बार अगर सब्सटेंस की स्टेट पूरी तरह चेंज हो जाती है तो फर्दर आप हीट सप्लाई करेंगे तो फिर टेम्परेचर चेंज होना चालू हो जाएगा। या फिर एक सब्सटेंस फ्रीज हो गया है उसके बाद आप और हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो सब्सटेंस का टेम्परेचर फर्दर कम होने लगेगा। So this is the reason why the temperature remains constant during the change of state. This was the discussion for question number 3. Now we will discuss the last question on page number 9, that is question number 4. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. तो gases जो हैं उनको हम liquefy कर सकते हैं by reducing temperature और by applying pressure. या ये दोनों चीज़ें आप simultaneously भी कर सकते हैं। तो अगर हम temperature और की वैल्यू को कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस जो है उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू -183 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द प्रेशर स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज होती हैं जिस पे पर्टिकुलर गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं।
So this is the discussion for question number 4. Now we will discuss question number 1 on page 10. Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? तो सबसे पहले मैं डेजर्ट कूलर की वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम देखेंगे कि ड्राई डेज के दौरान वो ज़्यादा कूलिंग क्यों करते हैं। तो आपका जो कूलर है ये उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पर एक फ़ैन है और कूलर के जो 3 साइड्स होते हैं वहाँ पर मॉइस्ट पैड्स होते हैं, बेसिकली पैड होते हैं जिनके अंदर हम कॉन्टिन्यूसली पानी सर्कुलेट करते हैं। तो कूलर की जो मेन बॉडी होती है, जो उसकी 3 साइड्स हैं, ये जो जिन पे पैड्स लगे होते हैं वो घर के बाहर लगा हुआ होता है और घर के अंदर सिर्फ फैन फेस करता है जो कि अंदर ठंडी हवा फेंकता है। तो होता क्या है कि कूलर जो है वो बाहर से हॉट और ड्राई एयर को सक करता है और ये हॉट और ड्राई एयर जो है ये इन पैड्स के थ्रू पास होती है। अब ये जो पैड्स होते हैं इनके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है इन पैड्स के अंदर और ये हॉट एयर इस वाटर के कांटेक्ट में आती है। तो नाउ वाटर विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एयर। क्योंकि हॉट एयर है तो वाटर उसके अंदर से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और इसकी वजह से एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस एयर बिकम्स कूल। अब ये जो इवेपोरेटेड वाटर था ये भी एयर में मिक्स हो जाएगा और ये मॉइस्ट कूल एयर जो है ये कूलर के फैन के थ्रू कमरे के अंदर आती है। तो आप देखेंगे 3 साइड मॉइस्ट पैड्स हैं, हॉट एयर इन पैड्स के थ्रू मूव करती है। उस मोशन के दौरान वाटर हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस कूल एयर को फैन के थ्रू हम रूम में सर्कुलेट करते हैं। अब ये जो इवेपोरेशन हो रहा है, मेन फिनोमिनन इवेपोरेशन है जिसकी वजह से एयर जो है वो कूल हो रही थी। अब इवेपोरेशन डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी के ऊपर। अगर सराउंडिंग्स में, रूम में या फिर बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, तो और ज़्यादा वाटर वेपर एयर में ऐड नहीं हो पाएगा। एक लिमिट होती है जिसके बाद एयर में वाटर वेपर एंटर नहीं कर पाता है। तो अगर हॉट ड्राई डे है यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा एंड अ लॉट ऑफ कूलिंग इफेक्ट कैन बी अचीव्ड। लेकिन अगर किसी दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मानसून के दौरान डेली ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, तो एयर जो है इट इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। तो उसकी वजह से जब ये हॉट एयर आप पैड से पास कराते हो तो वाटर का फर्दर इवेपोरेशन नहीं हो पाता है और एयर का टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा। So that is why desert coolers are inefficient on humid days and they cool better on a hot, dry day. So this was the discussion of question number 1. I will now discuss question number 2 on page 10. How does the water kept in an earthen pot become cool during summer? तो समर्स में हम मटके के अंदर, अर्दन पॉट के अंदर पानी स्टोर करके रख सकते हैं और वो काफ़ी ठंडा रहता है। इसके पीछे रीज़न देखते हैं। अब ये जो मटके की इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मटका जो है क्ले से बनता है और उसके अंदर, उसके सरफेस के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं ऑफ वेरी स्मॉल साइज। तो अर्दन पॉट्स जो हैं दे कंटेन माइक्रोस्कोपिक पोर्स। तो आपका ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो हमने पानी स्टोर किया हुआ है उसमें से कुछ पानी जो है इट गेट्स सक्ड इनटू दीज पोर्स। इन पोर्स के अंदर पानी चला जाता है और वो पानी अंदर कंटेनर वाले पानी से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो पोर्स के अंदर पानी है ये अंदर बल्क वाटर जो है उससे हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है एयर के अंदर। तो चूंकि अंदर का जो कंटेनर है उसके अंदर से हीट एब्जॉर्ब हुई है तो इसी वजह से अंदर जो पानी स्टोर्ड है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट cools the water contained inside the pot during summers. So this was the discussion of question number. Now let us discuss question number 3 on page 10. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? तो अगर हम अपने हाथ की हथेलियों के ऊपर पेट्रोल, परफ्यूम या एसीटोन जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, वी फील कोल्ड। इसके पीछे जो रीज़न है वो अब हम देखेंगे। तो जब हम अपने हाथ के ऊपर एसीटोन डालते हैं या जो बाकी दोनों लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं तो दीज लिक्विड्स एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम दी पाम। वो हमारे हाथ से कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। तो चूंकि हमारे हाथ से कुछ हीट लॉस हुई है दैट इज वाई वी गेट द सेंसेशन ऑफ कोल्ड।
हीट लॉस की वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। सो दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 10. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? अब saucer जो होता है it is a wide and shallow dish, जबकि कप जो होता है इट इज अ बोल शेप डीप कंटेनर. यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, सॉसर है, उसके ऊपर कप रखा हुआ है. सॉसर की डेप्थ बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा वाइड है, जबकि कप जो है उसकी डेप्थ ज़्यादा है और विड्थ कम है. तो जब हम सॉसर में चाय को पोर करते हैं या गर्म दूध को पोर करते हैं तो स्प्रेड हो जाता है. सॉसर के अंदर जो लिक्विड होगा इट विल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. ठीक है, वो पूरे सॉसर में फैल जाएगा और जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. अब इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स एयर से एक्सपोज्ड होंगे, उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली अंदर के लिक्विड से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे और उस हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से जो बचा हुआ लिक्विड है वो कूल हो जाएगा. तो यहां पे एक रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं. तो यहां पे सॉसर के अंदर अगर मैंने मिल्क को स्प्रेड किया हुआ है तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये नीचे बल्क के पार्टिकल्स से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज्ड होंगे, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नीचे बल्क में जो लिक्विड है वो ज़्यादा हीट लूज करके जल्दी ठंडा हो जाएगा. जबकि कप में डेप्थ ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया कम होगा. तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से इवेपोरेशन कम होगी, कूलिंग जो है वो स्लो होगी. सो दिस इज द रीज़न why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup. तो लिक्विड के फैलने की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा. So this is the discussion for question number 4. Now let us discuss question number 5 on page 10. What type of clothes should we wear in summer? तो गर्मी के मौसम में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? So we should wear cotton clothes in summer. कॉटन से बने हुए कपड़े जो हैं वो समर्स में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं. उसके पीछे रीज़न देख लेते हैं. समर्स में गर्मी की वजह से वी स्वेट अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा पसीना हमारी बॉडी रिलीज करती है. बेसिकली पसीना क्या है? इट इज़ जस्ट कंप्राइज्ड ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स. तो कॉटन जो है इट इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. वो हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एक्सपोजेज इट टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर. तो कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ उसको एक्सपोज कर देगा. अब ये जो स्वेट है, ये जो वाटर है, ये हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है. तो हीट की एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा. तो हमारी बॉडी वाटर रिलीज करती है, वो वाटर हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और कॉटन क्लोथ्स उस प्रोसेस को हेल्प करते हैं. अगर कॉटन की बजाय हम सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की बजाय बॉडी के अंदर ही ट्रैप कर देता है, जिसकी वजह से वी फील स्वेटी. तो ना ही बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और पूरी बॉडी स्वेट से भर जाती है. सो दैट इज व्हाई वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन चैप्टर एक्सरसाइजेस.